क्या हुआ? तो लास्ट टाइम देखा था W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P dV, याद है? फिर बाद में इसमें हम लोगों ने दो कंडीशन देखी थी, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर बाहर निकल जाता है तो V1 टू V2 बाय द वे, तो इंटीग्रेशन के प्रेशर बाहर निकल जाता है। ए तुम लोगों को डायरेक्ट भगा दूंगा अबे, उसके मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े उससे तुम लोगों को क्या मतलब है बे? देखो ध्यान दो यहाँ पे। अब तो W इज इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1, ये याद है, या फिर माइनस P डेल्टा V, ठीक है। एंड सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था एट वेरिएबल प्रेशर, एट वेरिएबल प्रेशर, वेरिएबल प्रेशर W इज इक्वल टू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भी, मतलब वेरिएबल प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, रिवर्सिबल वर्क डन होता है, जिसका फॉर्मूला आया था माइनस NRT ln ऑफ V2 बाई V1, ठीक है, और एल्स हाँ माइनस NRT ln P1 बाय P2। ln को अगर तुम लोगों को लॉग में कन्वर्ट करना है, यू विल हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2.303 NRT log of V2 by V1 and minus 2.303 NRT log of P1 by P2, ये याद है? उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ के क्वेश्चंस देखे थे, हम लोगों ने वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब कुछ देख लिया मेरे ख्याल से। एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV बिकम्स 0, वर्क डन बिकम्स 0, याद है ना? ओके नेक्स्ट। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था ग्राफ के क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों को ऐसा P वर्सेस V का ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, कुछ वैल्यूज दी रहेंगी, एंड अगर ऐसा ग्राफ रहेगा वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वर्क डन इज 0, फिर बाद में यहाँ पे P वर्सेस V, ठीक है, ऐसा ग्राफ रहेगा समझ लो, ठीक है। तो हाँ एरिया अंडर द कर्व, याद है ना बे? पक्का? ओके, तो एरिया अंडर द कर्व निकालने आता होगा तुम लोगों को। ओके, अब यहाँ पे वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वॉल्यूम अगर बढ़ रहा होगा तो वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। ओके, एक्सपांशन में नेगेटिव, कॉम्प्रेशन में पॉजिटिव। बढ़ रहा है ना बे, पिस्टन को वो गैस उठा रही है, वर्क इज डन बाय द गैस, बाय द गैस मतलब वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। और अगर उल्टा रहता तो पॉजिटिव। उसके बाद हम लोगों ने देखा था साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में ये ऐसे जा रहा है, पकड़ लो, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगेन वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व का एरिया है, समझ में आ रहा है? एरिया निकालने आता ही होगा तुम लोगों को, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया तुम लोगों को निकालने आता है। दिस प्रोसेस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है, एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है, ये सब याद है। उसके बाद हम लोगों ने P और V का ही ग्राफ है। उसके बाद हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था हीट, ठीक है। अब हीट अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा गया, फिर हीट इज एडेड तो Q इज पॉजिटिव, एंड व्हेन हीट इज रिमूव्ड Q इज नेगेटिव, याद है ये? ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने कांस्टेंट हीट कैपेसिटी, मतलब हीट कैपेसिटीज देखी थी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी, ठीक है, पहला हम लोगों ने पढ़ा था टोटल हीट कैपेसिटी, फॉर्मूला फॉर टोटल हीट कैपेसिटी इज Q बाय डेल्टा T, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था मोलार हीट कैपेसिटी, ठीक है, विच इज S, सॉरी मोलार नहीं, क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज S, ठीक है। पर ग्राम रहता है ना वो, तो पर ग्राम रहेगा तो Q बाय हाँ M डेल्टा T, मास से डिवाइड कर देने का तो पर ग्राम मिलता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन S एंड T, मतलब CT, हाँ तो विच इज नथिंग बट CT बाय M, समझा? ओके, या फिर CT इज इक्वल टू S इंटू M, ओके। एंड थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था CN, मोलार हीट कैपेसिटी, विच इज Q बाय N डेल्टा T, समझ में आ रहा है? विच कैन बी रिटन एज CT बाय N। तो फाइनली हम लोगों ने लिखा था कि CT इज इक्वल टू M टाइम्स S, विच इज इक्वल टू N टाइम्स CN, याद है ये सब? फिर बाद में हम लोगों ने इन सब के ऊपर से Q के फॉर्मूलाज भी निकाले थे, ठीक है। Q का एक फॉर्मूला हो सकता है Q इज इक्वल टू CT टाइम्स डेल्टा T, या फिर दूसरा हो सकता है MS डेल्टा T, जो तुम लोग फिजिक्स में यूज करते हो, एंड Q इज इक्वल टू NCN डेल्टा T। इधर तो कोई दिक्कत? ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलार हीट कैपेसिटीज अंडर डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। हेडिंग डालो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो मैं तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ये सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज यूनिवर्सल, वो सिर्फ 4 अलग अलग कंडीशन में पूछे जाते हैं। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक मतलब आइसोथर्मल,
आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक कांस्टेंट हीट। समझ में आ रहा है? तो उन 4 कंडीशंस में हम लोगों ने पहले वर्क डन पढ़ा, कांस्टेंट प्रेशर पे, वेरिएबल प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे। समझ में आ रहा है? फिर हम लोगों ने हीट के बारे में अभी पढ़ा। अब हीट हम लोग अलग अलग कंडीशन में देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ अलग अलग कंडीशन में उनकी वैल्यूज डिफरेंट रहती है। ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विथ हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो हेडिंग लिखो, हीट कैपेसिटी एट डिफरेंट in different processes, चलो भाई, लेट्स स्टार्ट विथ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 या फिर डी टी इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ये देखो भाई, तुम लोगों का क्यू का फॉर्मूला क्या है? क्यू या फिर चलो सी टी का फॉर्मूला क्या है? सी टी इज इक्वल टू सी टी नहीं, सॉरी, सी एन इज इक्वल टू क्यू बाय एन डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? सी एन का दूसरा फॉर्मूला भी आ सकता है, क्यू अपॉन एन डी टी। ए डेल्टा टी मतलब फॉर अ बिग चेंज, डी टी मतलब फॉर अ स्मॉल चेंज। वो देख के तुम लोग मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे ना बे? ओके, तो यहाँ से हमारे क्यू के भी 2 फॉर्मूला था, क्यू इज इक्वल टू एन सी एन डेल्टा टी या फिर डी क्यू इज इक्वल टू एन सी एन डी टी। समझा? ओके, अब यहाँ पे बताओ जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एन? इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? बराबर ना बे? तो क्यू अपॉन 0 विच इज, इसको प्रैक्टिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे? चलो मैं बताता हूँ। पहली बात, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सी एन? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बट दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, मतलब इसमें टेम्परेचर कभी चेंज हो ही नहीं सकता। मतलब साला हीट करे जा रहे, टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? और हीट दे रहे, बढ़ रहा है क्या? इनफाइनाइट हीट दे दी, बढ़ेगा क्या? तो हेंस हीट कैपेसिटी इज, ये प्रैक्टिकली समझा कैसे होता है? पक्का? ओके, मीनिंग समझा ना इसका? ओके, लिख दो। इसके ऊपर क्वेश्चन है, बोलो। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना भाई? केमिस्ट्री में मास में इंपॉर्टेंट है कि मोल? मोलर हीट कैपेसिटी। अभी से सब सीएन ही, हाँ, पूरे चैप्टर में सीएन ही है। एक हाथ 2 बार स्पेसिफिक के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ऐसा मतलब कभी आएगा ही नहीं ऐसा नहीं, बट वो स्पेसिफिक ज़्यादा करके फिजिक्स में आता है। फिजिक्स में उसके ऊपर तुम लोग क्वेश्चन करोगे ही, मैं भी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, डन। अब इसके ऊपर जेई में आया हुआ क्वेश्चन देखो मैं क्या आया था। क्वेश्चन वाज फाइंड मोलर हीट capacity of water when it is in equilibrium with its solid state। अभी तुम लोगों को स्टेट चेंज एंड ऑल वो सब भी इस चैप्टर में मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बट अभी मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन लेना है, तो ये तुम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ विच स्टेट? ओके, चलो बे, मतलब H2O का नॉर्मल स्टेट क्या रहता है? एंड नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ, ओके, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच इट इज इक्विलिब्रियम विथ इट्स सॉलिड स्टेट? 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? ओके, इसका मीनिंग क्या है? अगर तुम लोगों ने वाटर का टेम्परेचर एग्जैक्टली 0 रखा तो लिक्विड वाटर भी रहेगा एंड आइस भी रहेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, नहीं तो चाहिए तो ट्राई करके देखना, थर्मोमीटर अगर तुम्हारे घर पे रहेगा, ठीक है, 0 डिग्रीज वाला, तो ऐसे बर्फ़ लेना बहुत सारा, उसको उसके अंदर डिप करना, ठीक है, एंड आइस मेल्ट होने तक ये एक्चुअल में रहता है। आइस मेल्ट होने लग गया, तुम लोगों को लगा टेम्परेचर बढ़ेगा, कम होगा, क्या होना चाहिए? हाँ, वो चेंज होता ही नहीं है, वो 0 ही रहता है। जब तक उसमें आइस का एक छोटा सा टुकड़ा तक है ना, तब तक टेम्परेचर कितना बना रहेगा? एक पॉइंट पे पूरा आइस मेल्ट हो गया तो अभी वो बढ़ेगा, फिर 0 से 1 2 3 लेटेंट हीट कैपेसिटी। हाँ, पढ़ा है ना तुम लोगों ने? ओके, समझा? ठीक है,
तो वेन एवर लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉलिड स्टेट, मतलब वाटर, ठीक है, इट्स टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल. आइसोथर्मल मतलब Cn इज, ये मैंने क्या बोला समझा? तो ऑल इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस आर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, समझा? एंड इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल्टा टी इज जीरो. डेल्टा टी इज जीरो तो Cn इज इन्फिनिटी, ठीक है. देयरफॉर Cn इज, ये समझ में आ रही है, एमसीक्यू में आया था, ठीक है. 4 ऑप्शन थे, इन्फिनिटी. तुम लोगों को अगर पता रहेगा तो आंसर आ जाएगा. यह भी लिक्विड और सॉलिड का था, दूसरे टाइम पे लिक्विड और गैस का आ सकता है, समझा? हाँ 100 डिग्री, और वो भी इन्फिनिटी आएगा, समझा? ओके, लिख दो. अभी तुम लोगों में से कितनों को समझेगा पता नहीं, बट देखते हैं. ये क्वेश्चन कुछ PYQ नहीं है, ये मैं बना के दे रहा हूँ अभी. देखते तुम लोगों को कितना पता है. नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी. इस चैप्टर में हम लोग ये सब देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है. अब पानी है, बॉईल हो रहे हैं, वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है. Cn कुछ तो है, पानी है, बंद करके रखा है, बॉईल हो रहा है, समझ में आ रहा है? Cn is, under which situation Cn is infinity and under which one Cn is not equal to infinity. राइट वाले में चलो हैंड रेस करेंगे, 2-3 ऑप्शन है, मतलब ये. ओके, जिस मोमेंट में मैं हैंड रेस करने बोलता तब तुम लोग सोचने के लिए बोलते साला. चलो चीटिंग कर दो तुम लोग, चीटिंग. चलो पूछो. ओके चलो डन, रेडी. लेफ्ट और राइट किसमें इन्फिनिटी है, ये क्वेश्चन है. लेफ्ट या राइट, ठीक है. चलो मैं लेफ्ट. ऑनलाइन वालों को भी लेफ्ट ऐसे ही दिखेगा ना? हाँ ठीक है. हाँ लेफ्ट, राइट, लेफ्ट वन इज करेक्ट. ध्यान दो बे, बस बस. जिन लोगों को नहीं समझा मैं बता दूंगा, यहाँ पे ध्यान देंगे सब जन. बस बस. पॉइंट नंबर 1, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन ओपन कंटेनर. यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस केस में, इस केस में रुको रुको रुको, नहीं मतलब ये गलत स्टेटमेंट नहीं तो हो जाएगा. इस वाले सिचुएशन में इक्विलिब्रियम सिर्फ ओपन कंटेनर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली नीचे से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट. हाँ रुको, पूरा स्टेटमेंट नहीं तो ना बहुत गलत हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू. एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन क्लोज्ड कंटेनर. ये इक्विलिब्रियम का पार्ट है. बट इस सिचुएशन में हम लोग नीचे से कंटिन्यूअसली हीट करते जा रहे हैं ना, बेली-चार्टलेस प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो रहा है ना इक्विलिब्रियम बार बार. तो अगर ये ओपन रहेगा तो भाई एक्स्ट्रा की गैस उड़ते रहेगी और बॉइलिंग होगी, एक्स्ट्रा की गैस उड़ते रहेगी और बॉइलिंग होगी. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? ओके. तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली ऐसे ऊपर ऊपर जाते रहेगा और बॉइलिंग होगी, कंटिन्यूअसली और ऊपर जाएगा और बॉइल होगा और ऊपर जाएगा. बट साला जब तक पानी बॉइल होते रह रहा है उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 ही रहेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर वो सिर्फ 100 रहेगा तो भाई यहाँ पे Cn कितना बनेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे मैंने ऊपर लगा दी लिड. हाँ अब यहाँ पे तुम लोग वेपर्स बढ़ाते जा रहे हो साला, उसकी वजह से क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा. क्या बढ़ेगा? एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो साला उसकी वजह से टेम्परेचर भी और बढ़ेगा. ये प्रेशर कुकर का अपना सिद्धांत है, ठीक है. तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है ना बे? क्यों पकता है? क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे 100 के ऊपर रहता है. समझ में आ रहा है? ठीक है.
तो ये टेम्परेचर मतलब 110 या फिर 103 जो कुछ रहेगा चला जा सकता है, समझ में आ रहा है। प्रेशर कुकर में प्रेशर जनरेट होने की वजह से टेम्परेचर और बढ़ता है, फॉलोड। तो यहाँ पे तुम लोगों की हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी है क्या? नहीं, इसकी कुछ तो वैल्यू रहेगी, इधर कुछ तो एक्स है, कुछ हीट देने के बाद वो टेम्परेचर और बढ़ेगा, बट यहाँ पे इन्फिनिटी है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझा? ए देखो बे, वैसे तो पॉइंट करेक्ट है, ठीक है, सही बोला उसने, इसलिए हम लोग उसके ऊपर सिट्टी लगा के रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा के वेपर्स निकल जाए। अगर साला पूरा बंद करके ऐसा अगर करूंगा तो बॉम्ब बन जाएगा, हाँ तो वो फट जाएगा। तो उसने करेक्ट बोला, ऐसे कुछ उसका गलत नहीं है, सही है, बराबर, हाँ ठीक है, यस। ये समझा ये? तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, एक पॉइंट के बाद फट जाएगा। इसमें हाँ, इसमें टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब कुछ तो हीट कैपेसिटी है, बोलो तो इक्विलिब्रियम आएगा, हाँ ठीक है। चलो भाई, इसमें कोई दिक्कत ये चाहिए तो यहाँ पे लिख देना कि इन अ क्लोज कंटेनर प्रेशर इंक्रीजेज, टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज, समझा? ये क्यों होता है अगले साल पढ़ना है सोल्यूशन, अगले साल मतलब अभी दो चैप्टर के बाद, ठीक है, हाँ केमिकल काइनेटिक्स के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है, ओके। टेम्परेचर इंक्रीजेज देयरफॉर Cn इज नॉट इनफाइनाइट। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है वैसा, और वो भी कंटिन्यूसली हम लोग इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। इक्विलिब्रियम सेट होने के लिए हीट देनी नहीं रहती क्लोज कंटेनर में, तो विदाउट हीट। यहाँ पे हम लोग कुछ तो चेंज कर रहे हैं, तो लीच-एटलेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कुछ तो होगा, आगे पीछे कुछ तो रिएक्शन जाएगी। ओपन कंटेनर रहेगा तो इक्विलिब्रियम में है वैसा। हीट नहीं करे तो हीट कैपेसिटी का सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी के ऊपर है ना, वैसा हीट ही प्रोवाइड, अरे क्या बराबर है ना, हीट कैपेसिटी का सवाल ही नहीं आता फिर। हाँ बोल, क्या तो नीचे से कंटिन्यूस हीट कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली इवेपोरेशन हो रहा है। चलो नेक्स्ट, आइसोकोरिक कंडीशन। आइसोकोरिक कंडीशन, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पता होगा, तो डेल्टा V is equal to 0 and dV is equal to 0. If dV is equal to 0, we know that work done is also equal to, if work done is equal to 0, delta U is equal to Q plus W। अभी तक डिराइव नहीं किया, आगे जाके डिराइव करेंगे, ठीक है। तो from this we can say that delta U is equal to Q, can I call it QV? QV stands for heat change at constant volume, heat change at constant volume, V for volume, समझा? लिख देता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। चलो भाई, Q का फॉर्मूला क्या है अपना? Q इज इक्वल टू N Cn डेल्टा T, समझा? नाउ QV इज इक्वल टू N CV डेल्टा T, कोई दिक्कत? CV इज मोलर हीट कैपेसिटी एट, समझा? ठीक है, तो QV इज कॉल्ड, सॉरी, CV इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, molar heat capacity at constant volume, ठीक है। ये हो गया हमारा QV का फॉर्मूला, एंड डेल्टा U इज इक्वल टू QV, तो डेल्टा U का भी फॉर्मूला क्या बनेगा बे? NCV डेल्टा T। ये हम लोगों का डेल्टा U का यूनिवर्सल फॉर्मूला था, याद है क्या? NCV डेल्टा T, और एल्स du is equal to NCV dt। ये समझे क्या? स्मॉल चेंज, du मतलब स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये देखो डेल्टा और d में इतना सही फर्क है, डेल्टा मतलब बिग चेंज, d मतलब स्मॉल चेंज, समझा? तो फॉर अ बिग चेंज इन टेम्परेचर लार्ज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड, फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर अ स्मॉल चेंज इन du इज ऑब्जर्व्ड, खत्म। बस हाँ, अरे तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं और वो सॉल्व नहीं हो पाते फिर, मतलब एक बार अगर तुम्हारे पास नोट्स में रहेंगे, बाद में सॉल्व नहीं होते, मेरे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा ना बस। एंड सीवी का फॉर्मूला क्या होगा? Q अपॉन N डेल्टा T, सेम है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है तो वो लिखा नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइसोबैरिक, थर्ड
yes. Isobaric condition which is constant pressure condition, and if pressure is constant, delta P is constant, मतलब delta P is 0, dP is 0 and nothing else is 0. हाँ, बाकी कुछ नहीं है, सबसे डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी 0 नहीं होता, ठीक है, सबकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आने वाली है. तो चलो बे, W की क्या वैल्यू आती है वो बाद में कभी देखेंगे. अभी के लिए मेरा इतना थोड़ा सा सिर्फ याद रखना मेरे लिए, ठीक है, दैट ये बाद में डिराइव करेंगे, ठीक है. डेल्टा H इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आगे जाके मैं डिराइव करके दिखा दूंगा, डोंट वरी, बट अभी के लिए याद रखना, ठीक है. चलो बे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Q? NCN डेल्टा T, बराबर है. देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ QP? वेरी नाइस, NCP डेल्टा T, समझा. एंड फ्रॉम दिस वी कैन से दैट डेल्टा H इज आल्सो इक्वल टू NCP डेल्टा T एंड DH इज इक्वल टू NCP dt, ठीक है. डेल्टा H फॉर एंथैल्पी, वेरी नाइस, ठीक है. एंड एंथैल्पी इज डिफाइंड एज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, दिख रहा है ना भाई. QP हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, वो लिख के देने की जरूरत नहीं है ना भाई, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, CP लिख दो. CP क्या रहता है? हीट चेंज एट कांस्टेंट, हाँ सॉरी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है. इन सब के क्वेश्चन अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा और डेल्टा एच एंड ऑल क्या है वो अपने को पता रहना चाहिए, CP कैसे निकलते वो पता रहना चाहिए, वो करेंगे बाद में, ठीक है. हाँ चलो भाई, अपना खुद का थोड़ा सा दिमाग लगाओ. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ओवर हियर, बताओ. ये खुद से करो. एडियाबेटिक कांस्टेंट हीट, हाँ वेरी नाइस, हो गया, ठीक है. हाँ, ये ऐसी कंडीशन से एग्जाम में कर पाओगे ना. हाँ, मतलब मैं सारी एक बार पढ़ा तो दूंगा ही, बट स्टिल. तो ओवर हियर हीट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट हीट, Q इज इक्वल टू 0 और dQ इज इक्वल टू 0, ठीक है. एंड Cn इज इक्वल टू Q बाय N डेल्टा T, तो Cn इज ऑल्सो इक्वल टू 0. हीट का ही सवाल नहीं है तो हीट कैपेसिटी का भी सवाल नहीं, उनका वो डाउट, हीट नहीं करेंगे तो क्या होगा वो. एंथैल्पी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन, तो इन एडियाबेटिक पाथ इट इज 0, बट इन आइसोकोरिक आइसोथर्मल इट हैज सम वैल्यू. हाँ, वो एंथैल्पी एंड ऑल नहीं, वो करेंगे, वो अभी के लिए खुद से डिसाइड मत करो, बताऊंगा, धीरे धीरे करा दूंगा. ओके, इधर तो कोई दिक्कत. नेक्स्ट, अब हेडिंग लिखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम. हम लोग CP CV कैसे निकालते हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है. डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ ध्यान दो, मस्त है मस्त है. ईयर ऑफ फ्रीडम नहीं पूछा वैसा, डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, ध्यान देंगे. हमारे पास 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम्स रहती है, ठीक है. एक रहती है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरी रहती है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड तीसरी रहती है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. इनका मीनिंग क्या है देखते हैं, ठीक है. अब देखो बे, ये स्पेरिकल है, इमेजिन करो बे, स्पेरिकल है, ठीक है, गोला है, ठीक है. अब ये एक सिंगल एटम है, मोनोएटॉमिक गैस बोल सकते हैं इसको, मोनोएटॉमिक गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस, आर्गन गैस. मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एटम, तो एक सिंगल एटम की गैस है. अब ये कैसे कैसे मूव कर सकते, देख बे, ऊपर नीचे. एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने डिग्री से वो, मतलब ऐसे कितने तरीके से वो मूव कर सकती है, समझा. ऊपर नीचे, दूसरा लेफ्ट राइट, ओके. तीसरा आगे पीछे, इस, हाँ, और गोल गोल घूम सकती है, बराबर है ना बे, गोल गोल गोल. अरे गोल घूमते हुए क्या, अब देखो बे, रुको रुको रुको,
नहीं वाइब्रेशन क्या है? नहीं यार रुको रुको, ए मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दो, बाद में तुम लोग टाइम पास करेंगे। सुनो रुको, गोल घूम सकती है बराबर, बट ये इसका गोल घूमने से, इसके गोल घूमने से इसके पोलरिटी में कुछ डिफरेंस नहीं आता। पोलरिटी क्या रहते हैं एंड ऑल वो थोड़ी देर के बाद में बता पाऊंगा, बट इसका गोल घूमना मतलब एक गोला है एस ऑर्बिटल जैसे, उसको तुम कैसे भी घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसा घुमाओ, हाँ कैसे दिखेगा? स्फीयर ही दिखेगा ना बे, गोला गोला दिखेगा। तो उसके गोल घूमने से उसके कुछ एनर्जीज में डिफरेंस आ रहा है क्या, चेंज आ रहा है क्या? नहीं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? एक्चुअली उसकी पोलरिटी में कुछ डिफरेंस नहीं आता, बट वो अपने को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ काम की है क्या? नहीं। तो उसकी सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम काम की है, कौन सी? ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करना समझ में आया ना, ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू, इसमें कोई दिक्कत? तो एक सिंगल एटम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकता है? हाँ 3, ऊपर नीचे आजू बाजू आगे पीछे। गोल घूमने से कुछ फर्क गिर रहा था क्या? नहीं। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा सकता है? 3। समझ में आ रहा है? तो एक आइटम 3, 2 आइटम रहेंगे तो 6, 3 आइटम रहेंगे तो वो कैसे कौन से वो बताऊंगा, बट ये इतना समझा? तो पहली बात, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का अपने को फॉर्मूला पता चल गया। वेरी नाइस, n into 3, समझा? तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी रिटन एज 3 into n, वेयर n इज नंबर ऑफ एटम्स। वेरी नाइस, ठीक है चलो। तो वेयर n इज नंबर ऑफ एटम्स, इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान दो बे, डायटोमिक गैस हो गई H2, चलेगा H2? पहला कितने आइटम्स है? हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स? अब काउंट करते कौन से 6, ध्यान देंगे सब जन। 1 2 3, अब रोटेशन देखो, कौन से रोटेशन मतलब क्या वो दे बताना मुझे। दिखा चेंज? ओके ठीक है, दिखा चेंज? दिखा चेंज? नहीं। तो इस एक्सिस पे रोटेशन करने से कुछ मतलब हो रहा है क्या? मैंने क्या बोला समझा? तो कितने, हाँ कितने हुए? तो रोटेशनल कितने आए? 5 आए, सॉरी 2 आए। ट्रांसलेशनल कितने आए? 3। और चौथा वाइब्रेशन। ये बॉन्ड है, बॉन्ड इलास्टिक रहता है एक्चुअल में, ठीक है? तो बॉन्ड ऐसे वाइब्रेट ऐसे ही होगा ना, और कोई वाइब्रेशन पॉसिबल है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने है इसमें? एक ही, इसमें कोई दिक्कत? तो अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है, ये लीनियर मॉलिक्यूल दिख रहा है, लीनियर मॉलिक्यूल में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी कितने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आए थे? 2, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वाले से कुछ फर्क गिरा था क्या? मैंने क्या वाला समझा? तो पहली बात, चलो एक एक करके हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एक साथ लिखने जाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, एक मिनट मुझे पहले लिखने दो। मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है? मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल रहता है 3, क्योंकि 3 into 1। ट्रांसलेशनल रहता है 3, तो रोटेशनल बनेंगे 0, वाइब्रेशनल बनेंगे 0 ना बे। 3 टोटल है, उसमें से सारे के सारे अपने ये हो गए, क्या बोलते हैं उसको, रोटेशनल ट्रांसलेशनल हो गए। नेक्स्ट, डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस, ठीक है? नाउ इन केस ऑफ डायटोमिक गैस, टोटल कितना होगा? 3 into 2, 2 एटम्स आर देयर, समझा? विच इज 6। 6 में ट्रांसलेशनल कितना हुआ डायटोमिक के लिए? 3 हुआ। रोटेशनल कितने आए? 2 आए। तो वाइब्रेशनल कितना होगा? 1 होगा, समझा? ठीक है। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के बाद जो बच जाता है वो क्या बनता है? वाइब्रेशनल। इसमें कोई दिक्कत? अब देखो बे, ये डायटोमिक के बदले मैं डायरेक्ट बोल दूं लीनियर, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, देखो भाई, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम,
रोटेशनल दिखा 1, रोटेशन दिखा 2, रोटेशन दिख रहा है, तो इसमें और भी ऐड कर दूं साला, इस एक्सिस पे जो भी रोटेशन होगा कभी दिखेगा क्या? तो लीनियर में हमेशा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। समझ में आ रहा है? इज ऑलवेज इक्वल टू 2 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी वाइब्रेशनल सॉरी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ना बे इज ऑलवेज 3, क्योंकि साला लीनियर मॉलिक्यूल बढ़ भी गया, ऐसा भी हो गया 1 2 3 ऐसे ही होगा ना बे। वाइब्रेशन बढ़ सकता है। हाँ, बट जो बाकी बचेंगे वो क्या बनेंगे? तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टोटल कितने थे? 3n थे। नहीं हम लोग जनरलाइज्ड बोल रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल, 2 एटम वाला, 3 एटम वाला, 5 एटम वाला, कोई भी। हाँ 3n माइनस, पक्का समझा? लिख दो। ये सब जनरलाइज्ड। हाँ, किसी भी लीनियर गैस के लिए। तो कोई भी दूसरे एक लीनियर गैसेस का एग्जांपल अगर मैं बताने जाऊँ, हाँ तो लीनियर गैसेस का अगर मैं एग्जांपल बताने जाऊँ तो एक तो N2, H2, O2, CO2, HC, ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी तक तुम लोगों को CO2 भी मेरे ख्याल से पढ़ाया नहीं है, जिस हिसाब से तुम लोग मुझे देख रहे हो। CO2, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में ये सब हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? लीनियर रहते हैं, ठीक है। लिख दो। बोलो। रोटेशनल डायटोम के लिए 2 कैसे हुआ? मतलब एक ये समझा, ये कि और वो नहीं हुआ। हाँ, इसमें कुछ चेंज आ रहा है क्या? ऐसे जब मॉलिक्यूल घूम रहा है तुमको इसमें कुछ चेंज दिख रहा है क्या? इसमें पोलैरिटी एंड ऑल कुछ चेंज नहीं हो पाती। ये देखो पोलैरिटी का मीनिंग क्या बाय द वे। हाँ, लेट्स अज्यूम दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ HCl, H+ Cl-, घूम गया, प्लस इधर आया, माइनस इधर आया, पोलैरिटी में डिफरेंस आया। H+ Cl- घूम गया, पोलैरिटी में डिफरेंस आया। पोलर मॉलिक्यूल समझ में आता है ना? पोलर पता है ना क्या रहता है? पोलैरिटी में डिफरेंस आया। H+ Cl- घूम गया, फर्क आया, एनर्जी इज नॉट चेंज्ड, वैसा रहता है, ठीक है। ओके, इतना डीप में अपने को जाना नहीं है, अपने को सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने आने चाहिए, फॉर्मूला। हाँ क्या ये अपने को इसके ऊपर तो क्वेश्चन आने ही वाला है। अपने को CP और CV चाहिए, वो तो एंड में रटने ही है, ठीक है। वो किधर, ये थोड़ी ना एग्जाम में करते बैठोगे, बट किधर से आया वो पता रहने के लिए, काइंड ऑफ। अब आगे बढ़े। फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, लाइक वाटर H2O, ठीक है, एंगुलर। हाँ, वाटर कैसे रहता है? ऐसे एक O बीच में रहता है, बाजू में 2 H रहते हैं, पता है? ओके, दे पे मेरे को एक मॉलिक्यूल, थैंक यू। देखो वाटर लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, 1 2 3। अब देखो बे, दिखा? ओके, दिखा? अब बाद में ना हम लोग ये वाला ना दिख नहीं रहा था अपने को, अब इधर से ऐसे ही दिखा? ये समझा ना? यही रोटेशन हो रहा है बाद में, जो ऐसे हो रहा था वो अभी इसमें ऐसा होगा, दिख रहा है? हाउ मेनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स? तो फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हाउ मेनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर देयर? 3. हाउ मेनी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर देयर? हाउ मेनी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर देयर? समझा? तो फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल टोटल इज 3n, translational is 3, rotational is 3, vibrational is 3n - 6, ठीक है। कोई दिक्कत? अब वाटर में वाइब्रेशन देखो पे कैसे होते हैं दोनों। थैंक यू। अब चलो वाटर में, वाटर इज हाउ मेनी एटॉमिक गैस? 3 एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक दिख रहा है? ओके, अब ये ट्राई एटॉमिक गैस है, इसमें कैसे होता है देखो, 1 2 3, कितने ट्रांसलेशनल, कितने रोटेशनल, वो दिखा रही है। कितने वाइब्रेशनल? 3। अब वाइब्रेशन देखो पे कैसे होते हैं। एक रहता है सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, ठीक है, दोनों बॉन्ड्स बढ़ेंगे इक्वली, कॉन्ट्रैक्ट होंगे इक्वली, समझा? किसी क्या बोलने का? सिमेट्रिकल वाइब्रेशन एक। दूसरा होता है एसिमेट्रिकल, टक 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 टक, हाँ ऐसे होता है, समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो एक बड़ा तो एक कम होता है, एक बड़ा एक कम होता है, ये क्या बनेगा? और एक रहता है सीजरिंग। हाँ दिख रहा है, तो अंदर बाहर समझा, तो सीजरिंग तीसरे टाइप का वाइब्रेशन, समझ में आ रहा है? वैसे और बहुत सारे रहते हैं, एक वैगिंग रहता है, ऐसा भी हो सकता है, इसमें एनर्जी ज़्यादा रहती है, लगती है, तो वाटर ये नहीं कर पाता, वाटर के पास 3 ही है, लोएस्ट एनर्जी वाले करेगा, ये नहीं करेगा, समझ में आ रहा है? इसमें ऑब्वियसली ना इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, समझ में आ रहा है ना? ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, फिर भी इसमें बहुत पूरे बॉन्ड एक आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं, समझा? और एक रॉकिंग भी रहता है ऐसा ऐसा, ठीक है, वो कोई और बॉन्ड रहेगा तो ही दिखता है, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, समझे क्या? रॉकिंग उल्टा और कम एनर्जी लगी है, दोनों एक साथ ऐसे ऐसे फिल रहा है दूसरे किसी बॉन्ड के साथ, अभी वो देखना पड़ेगा मेरे को, उतना याद नहीं आ रहा है, चलता है। अब इसमें कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीखेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स का। हाँ चलता है, गर्मी होती है, पानी आ रहा है, एक चमाड़ दूंगा ना बे, हाँ भीग जा थोड़ा सा, चलता है। तुम लोगों को क्या अभी तक गर्म हो रहा है? ए उधर कूलिंग हो रही है अभी उस ऐसे की? नहीं हो रही है, पूरा हो रहा था, वापस गर्म हो गया। ये पागल है क्या? कौन सी कुछ कूलिंग ही नहीं है उसकी। पहले हो रही थी, अब गर्म हो गया। हाँ पहले अच्छी खासी हो रही फ्लैप कंट्रोल नहीं होता आई गेस, तो इसलिए ये एसी हमसे पुराना है। हाँ, ये नहीं, ये उसकी, हाँ बराबर। चलो भाई सॉरी, अब सर ऊपर ही लेना। हाँ खोल दो ना सर, ये चीज खोल दो। ओके। ये ध्यान देंगे बे। अब हेडिंग लिखना, रिलेशनशिप बिटवीन, हम लोग आखिर में क्या निकाल रहे हैं? सीपी और सीवी निकाल रहे हैं ना बे, तो हेडिंग लिखना सीपी एंड सीवी, ठीक है? पहले सीपी और सीवी का रिलेशन ढूंढ लेते हुए एक छोटा सा, ठीक है? ध्यान दो बे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये आर क्या है? गैस कॉन्स्टेंट, अपने केमिस्ट्री में एक ही आर है, गैस कांस्टेंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये गैस कांस्टेंट है, और ये आर की 2 वैल्यूज है भाई यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर आर इज इक्वल टू 1.986 है एक्चुअली, केल्विन, सॉरी केल्विन क्या, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है? वो ये देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? एनर्जी के दोनों यूनिट्स वाली ये वैल्यूज अपने को काम आती है थर्मोडायनेमिक्स में। मोल कंसेप्ट एंड ऑल में हम लोग क्या यूज करते थे? लीटर, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम सब निकालना था, तब हम लोग वो 0.0821 यूज करते थे। थर्मो में ये 2 वैल्यूज, ठीक है? 8.314 कैन बी रिटन एज 25/3, 1.984 कैन बी रिटन एज 2। याद है ना, लास्ट टाइम लिख के दिया था? ओके, तो अभी वापस लिख के रखना, दिस विल बी यूज्ड एज 25/3 एंड दिस इज टेकन एज 2। चलो ये स्टैंडर्ड ही है, मतलब हाँ। formula दिया हुआ है। Derive करेंगे? नहीं, ये तुम लोग फिजिक्स में डिराइव कर लोगे, यहाँ पे अपने को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब हाँ, इसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं, चाहिए अगर नाम चाहिए होगा, मेयर्स इक्वेशन, ठीक है? मेयर्स, हाँ। नेक्स्ट, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा, ठीक है? ये एक याद रखना, गामा इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी, ठीक है? एटॉमिसिटी। नेक्स्ट, तो मुझे बताओ सीपी इज इक्वल टू, हाँ, गामा टाइम्स सी वी, समझा? तो गामा टाइम्स सी वी, ये अगर मैं यहाँ पे ऊपर पुट कर दूं तो गामा टाइम्स सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सी वी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो सी वी गामा -1 इज इक्वल टू आर, तो सी वी इज इक्वल टू आर बाय गामा -1, समझे? ये सब फिजिक्स में ही ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है? ये याद रखना, ये भी याद रखना, ये तो सेम ही है,
और ये एक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड सीपी एंड सीवी बाय यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। देखो बे, तो सीवी का फॉर्मूला रहता है, ध्यान देना, नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू r/2। ध्यान देंगे, दिस इज एट लो टेम्परेचर, ठीक है। देख बे, लो टेम्परेचर मतलब बहुत कम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है फिर उससे छोटा, ठीक है। उस मोमेंट पे क्या हो जाता है, कोई एक स्प्रिंग, ठीक है, वो भी, या फिर कोई एक ऐसे मॉलिक्यूल जो कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रहा है, वो वाइब्रेट कब होगा, जब उसको हीट मिल रही है ना बे। नहीं तो बॉन्ड तो स्टिफ रहना चाहिए, बॉन्ड फोकट में ऐसे कम ज़्यादा होगा क्या, तो लो टेम्परेचर पे उसको हीट मिल रही है क्या, तो वो वाइब्रेट एक तो बहुत स्लो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, स्टिफ है। क्या बोल रहा समझ में आ रहा है। तो उस टाइम पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ रोल प्ले करेगा क्या, नहीं। मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आएंगी, समझ में आया, पक्का। दूसरी बात, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, ऑब्वियस है ना बे। लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल, देख बे, इस रूम में रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस है, मूव कर रही होगी ना बे, घूम भी रही होगी, घूमना और मूव करना ज्यादा एनर्जी लगती है क्या, बट उसके बॉन्ड को ऐसे वाइब्रेट करने में बहुत एनर्जी लगती है, समझ में आ रहा है। तो इस, हाँ, तो इस रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहा है क्या, बट वो हिल रहा है, मतलब ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मैंने क्या बोला समझा। बट एट हाई टेम्परेचर, हाँ, वो उधर एंट्रोपी 0, हाँ, वो अपना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी देखो। हाँ, उसके बाद ट्रांसलेशनल रुकेगा, सही बोला। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू r/2 प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू r, इसको पूरा r की एनर्जी लगती है, ठीक है, पूरे r की एनर्जी, मतलब हाँ हाई टेम्परेचर, तो इसको ज्यादा एनर्जी लगती है ना बे, तो हाई टेम्परेचर, ठीक बा, लिख दो। तो सीवी निकालने के लिए समझ में आया कि कैसे निकालने का। सीपी कैसे निकालोगे, फर्स्ट फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी, समझा। तो सीवी, और हाँ, आज तक सिर्फ है ना ये हाई टेम्परेचर वाला, ये दूसरी बात नहीं, छोड़ो, उतना हम लोग डीप में नहीं जाते, बट एक बार सिर्फ क्वेश्चन आया था कि एट सम टेम्परेचर, या ऐसे कुछ तो था, ठीक है, एट 400 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ टेम्परेचर मेंशन किया था, कुछ तो था, वैल्यू ऑफ H2, मतलब वैल्यू ऑफ CV फॉर H2 इज मोर देन 3/2R, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। जनरली 3/2R रहता है, बट इट इज मोर देन 3/2R, क्यों है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। जनरली 3/2 आता है, बट यहाँ पे और ज्यादा हो गया, क्यों हो गया, हाई एनर्जी, समझा। 3/2 नहीं, एक्चुअली 5/2R, उससे ज्यादा 5/2, ठीक है, जो भी है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से। इतना ही सिर्फ आंसर था, समझ में आ रहा है। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा आज तक कभी क्वेश्चन आए नहीं है इसके ऊपर कुछ, ठीक है। हाई टेम्परेचर अपने को पढ़ना है क्या, नहीं, हम लोग यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला ही सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, हाँ, ये लिखना है, ये हो गया, इधर तक लिख के, ओके, क्योंकि अभी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब भी पोजीशन चेंज होगी तभी ट्रांसलेशन भी चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगी तो ट्रांसलेशन चेंज होगा, हाँ, फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगा, हाँ। मॉलिक्यूल और एटम, उसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इधर एक एक सिर्फ नंबर लिखना है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3, उतना ही लिखना है, ठीक है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखने की जरूरत नहीं है ना भाई, 3n उतना आ जाएगा ना, हाँ, यस। उसका CV, उसका CP एंड उसका गावा, इसलिए मैंने बोला था छोटे छोटे कॉलम्स बनाना, 1 2 ऐसे नंबर्स ही लिखना है सिर्फ, समझा ना, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हीलियम। क्या है भाई, कौन सा टाइप का है,
मोनोएटॉमिक है, ठीक है। मोनोएटॉमिक एक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 into 1, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, बाकी दोनों 0 0, समझा। सीवी का फॉर्मूला ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कितना हुआ 3 into r/2, तो 3 r/2, समझा। सीपी का फॉर्मूला सीवी प्लस आर, सीवी प्लस आर करो, समझ में आ रहा है, तो 5 r/2। इन दोनों का रेशियो सीपी बाई सीवी, चलो लिख देते हैं, 5 r/2 प्लस 3 r/2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, r कैंसिल आउट हो गया, 5/3, आंसर क्या आएगा 1.67। हाँ सॉरी, सब मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, हाँ सब नोबेल गैस मोनो, हाँ सारे के सारे, हाँ लो टेम्परेचर के लिए कर रहे हैं, यस। ये समझा। तो साला हीलियम आए, नियॉन आए, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, सबके लिए, मतलब मोनोएटॉमिक के लिए, ठीक है, ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट डायटॉमिक, ये मोनोएटॉमिक के लिए था, ठीक है। डायटॉमिक में H2 दिया हो, N2 दिया हो, O2 दिया हो, Cl2, F2, Br2, कोई भी डायटॉमिक, समझ में आ रहा है। पहली बात, व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, 3 into 2 6। ट्रांसलेशनल हमेशा कितने रहते हैं 3, रोटेशनल याद है ना भाई ये 2 रहता है, एंड वाइब्रेशनल फिर कितना होगा, इसमें एक ही वाइब्रेशन होगा भाई, बॉन्ड स्ट्रेच होगा कंप्रेस होगा, स्ट्रेच होगा कंप्रेस होगा, बस, ठीक है, ओके। सीवी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल ओनली, क्या हो गया 3 + 2 5 r/2, समझा क्या, 5r/2 लो टेम्परेचर पे, हाँ। सीपी कितना आएगा 5r/2 प्लस r 7r/2, 7/5 डायरेक्ट लिख दूं, आंसर आएगा 1.4। ये याद रखोगे तो अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द गामा फॉर H2, लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस, लीनियर पॉली एटॉमिक गैस, ठीक है। अब देखो बे, इसमें पहला एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं CO2। अभी तुम लोगों को कौन सी गैस लीनियर रहती है, कौन सी नॉन लीनियर रहती है पता नहीं है, तो ठीक है मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ये एक एग्जांपल हो गया, फॉर एग्जांपल CO2। पॉलीएटॉमिक समझ में आता है ना, मोर देन 2, ठीक है, ओके। व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, समझ में आ रहा है, ओके। अब हाउ मेनी ट्रांसलेशनल आर देयर, हाउ मेनी रोटेशनल आर देयर 2, हमेशा 2 है, लीनियर के लिए हमेशा 2, लीनियर में ये वाला कभी भी अपने को दिखेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड वाइब्रेशनल 4, समझा कुछ, ओके। सीवी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इंटू r/2, ट्रांसलेशनल रोटेशनल कितना है 5, तो क्या होगा 5r/2, तो ये हो जाएगा 7r/2 एंड ये हो जाएगा 7/5 विच इज इक्वल टू 1.4। कांस्टेंट ही रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, गामा की वैल्यू CpCv की वैल्यू चेंज होती है क्या, मोनोएटॉमिक के लिए याद रखना, लीनियर के लिए याद रखना, याद ही रखनी है, ये एग्जाम में थोड़ी ना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते बैठोगे, ठीक है, ओके। लीनियर पॉलीएटॉमिक में और एक एग्जांपल करते हैं, इस कंपाउंड का नाम एसिटिलीन, समझ में आ रहा है। नाउ इन केस ऑफ एसिटिलीन, हाउ मेनी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर 3, हमेशा 3 ही रहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। टोटल कितना इधर बाय द वे 12, समझा, टोटल इज 12। रोटेशनल इसमें हमेशा 2, 12 माइनस दीस 5, वाइब्रेशनल इज 7, है, समझा। इसमें क्योंकि दुनिया भर के बॉन्ड्स है बे, इनका बॉन्ड वाइब्रेट करेगा, इन दोनों का करेगा, हाँ, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, बहुत सारे, समझ में आ रहा है क्या, हाँ। बैक की वैल्यूज कुछ चेंज होने वाली है क्या, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, तो ये हो जाएगा 5r/2 एंड ये भी हो जाएगा 7r/2, ये हो जाएगा 7/5 विच इज 1.4। ये समझ पा रहे हो, ओके। गलती से अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी उन्होंने पूछा तो इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें, ठीक है। नहीं तो ये टेबल बना के रटा सकते थे ना, मतलब 3r/2 5r/2 और उसके बाद 3r आता है, खत्म। वो 3 वैल्यूज पढ़ा दी, तो तुम लोगों को सब में सिर्फ r ऐड करना है एंड फिर दोनों को डिवाइड करना है। नॉन लीनियर
पॉलीएटॉमिक गैस, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक कंपाउंड। चलो बे, लेट्स स्टार्ट विद H2O। बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, हाँ इसमें 3, एंड बाकी बची कितनी बे, वाइब्रेशनल भी 3, समझा, 3 3 3। CV इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इंटू R/2, तो 6R/2 कितना आएगा, 3R, 4R, 4/3, 1.33, करेक्ट। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना बे, अब थोड़ी सी लास्ट में दिक्कतें करते हैं। देखो बे, CH4, अच्छा तूने बराबर बोला, CH4 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 15, बराबर, वेरी नाइस। तो ये हो गया 3, ये भी हो गया 3, ये हो गए, वेरी नाइस, समझा, ठीक है, ओके। दिख रहे ना भाई, इतने सारे 4 बॉन्ड्स है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गए, 8 वहाँ पे हो गए, उसके बाद बाकी जो बचेगा वो, ठीक बा। नेक्स्ट ये क्या बनेगा, 3R 6R/2 एंड ये 4R, क्योंकि 3R + R 4R, ये हो जाएगा 4/3। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, CP/CV अपने को ज़्यादा करके पूछा जाता है जिनके वैल्यूज कांस्टेंट है। चलो एक लास्ट मेरे लिए कर लो, बेंजीन। अच्छा बट ये ऐसे आएगा तो 6 कार्बन सिर्फ मत काउंट करना, हाइड्रोजन भी काउंट करना इसमें, तो C6H6 करेक्ट है, 36 कर लो, फिर हो गया बेंजीन, C6H6 बेंजीन ना, C6H6, 12 हो गए, 36, तो 3 3 3 30, या बाकी आ जाएगा ना 3R 4/3, ठीक है। चलो भाई समरी, हाँ ओवरऑल इतने एग्जाम्पल में तुम लोग क्या 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 बोल रहे हैं ये, अबे हेमंत सर क्या बोलते हैं मुझे समझा नहीं, हेल्दी रिविजन, हेलो बढ़िया, ओके। अब देखो भाई, तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, ठीक है, उसका CV, CP एंड उसका गामा, बस इतना ही, ठीक है। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस, वेरी नाइस, तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस CV इज 3R/2, 5R/2, 5/3, 1.67, करेक्ट। फिर बाद में डायटॉमिक, रुको, और लीनियर पॉलीएटॉमिक, सेम ही है ना क्योंकि, इसलिए 5R/2, 7R/2, 7/5 या 1.4, समझ में आ रहा है। बस ये 3 ही वैल्यूज याद रखनी है और कुछ नहीं, वो ऊपर सिर्फ बोलते हैं ना नाम के लिए पढ़ाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं वैसा। हाँ तो नेक्स्ट, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस, करेक्ट, 3R 4R 4/3, वेरी नाइस, समझे। क्वेश्चन इज फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज temperature of 32 grams of oxygen gas from 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius in a closed container, in a closed container या फिर rigid closed container। क्लोज कंटेनर दिखते ही कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ में आ रहा है, क्लोज कंटेनर दिखते ही कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा फॉर्मूला रहता है, ध्यान दो बे, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तुम लोगों को सॉल्व नहीं करना है।
तुम लोगों का फॉर्मूला बन जाए, हीट पूछा है, समझ में आ रहा है? तो Q इज इक्वल टू N CV डेल्टा T. ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस. फॉर डायटोमिक गैस CV इज इक्वल टू 5/2 R. हाँ, लेट्स से R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन ना. थोड़ा इजी हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. समझा? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस? 2. समझा? सॉरी 1. हाँ 1. ठीक है. इनटू CV 5/2 है, पीछे वाले क्यों बातें कर रहे हैं? इनटू 25 डिग्री सेल्सियस 298. सॉरी फाइनल ना बेटी 2 - T1 तो 3. अबे मुझे पता है, एक बार मुझे सिर्फ बता देने दो ना फिर भी. तो 308 - 298. आंसर कितना आएगा? 10. तो इतना याद रखना, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में भी और डिग्री केल्विन में भी सेम है. ठीक है, तुम लोगों को पता होगा, फिर भी मेरी तरफ से एक बार, नहीं तो सालों बोलोगे मैंने नहीं पढ़ाया था. तो 1 इंटू ये क्या 5 इंटू 10. आंसर कितना आएगा? 50 कैलोरी. ए अ क्लोज कंटेनर, बी एट कांस्टेंट प्रेशर. चलो कुछ नहीं, 70 आंसर आएगा. 7/2, 5/2 के बदले 7/2 लोगे. 5/2 के साथ 50 था, 7/2 के साथ 70 आएगा. खत्म. चलो हो गया. अब ये देखो भाई, हम लोगों ने वर्क किया, हीट की. अब इंटरनल एनर्जी, फिर बचेगी एंथैल्पी, फिर फ्लॉट खत्म. फिर हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, फ्लॉट. बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बाद में करेंगे, बीच में थर्मोकेमिस्ट्री कर लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर बाद में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लेंगे. ठीक है, ओके. चलो भाई, तो हेडिंग लिखो, इंटरनल एनर्जी. हाँ, इंटरनल एनर्जी. नहीं यू इंटरनल एनर्जी यू. इसमें लिखो, इट इज द एडिशन ऑफ, इट इज द समेशन ऑफ all the possible energies, all the possible energies present in a compound. ठीक है, और मॉलिक्यूल और एटम, कुछ भी. ठीक है, मतलब देखो भाई, इंटरनल एनर्जी इज एडिशन ऑफ, देखो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो इट पॉसेस सम ट्रांसलेशनल एनर्जी. समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो इट पॉसेस सम रोटेशनल एनर्जी. वाइब्रेट हो रहा है तो इट पॉसेस, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. फोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. समझ में आ रहा है? पक्का. मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस खुद को पकड़ के रखता है, न्यूक्लियर एनर्जी. एंड साला मॉलिक्यूल फिर बाद में बड़ा हो जाएगा, उनके बीच में अट्रैक्शन आएंगे. एक मॉलिक्यूल दूसरे से अगर चिपक गया होगा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर. ठीक है, या फिर डायपोल इंटरेक्शन, ये सब दोनों के केमिकल बॉन्डिंग में होगा, डोंट वरी. फिर बाद में मॉलिक्यूल अगर लिक्विड में है और मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. गैस है, गैस मूव कर रही है तो उसके अंदर खुद की काइनेटिक एनर्जी है. फिर कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीज़ें. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग ऐड करते हैं तो अपने को मिलती है इंटरनल एनर्जी. समझ में आ रहा है? क्या लगता है भाई, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं क्या? नहीं. समझ में आ रहा है? एक इंसान अपनी जिंदगी निकाल ले फिर भी एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी निकाल नहीं सकता. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लाइन, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड. देखा मैं? हाँ, हो गया. आपने बोल दिया नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता. तो इसलिए हम लोग इंटरनल एनर्जी नहीं निकालते ना, हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं. तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी
but it is possible to find, yes, but it is possible to find change in internal energy delta U. Change in internal energy. देखो बे, एक गैस है इनिशियल स्टेट पे, इसकी कुछ एनर्जी है U1, ठीक है. नाउ लेट्स से दैट दिस गैस इज हीटेड, मतलब इसमें कुछ Q ऐड हुई कि निकाली पे, ऐड हुई, तो कुछ Q ऐड किया एंड इसके ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई किया, मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस या बाय द गैस, W ना. ओके, अब तो इसकी नई एनर्जी है, अभी नई एनर्जी को क्या बोलूं, U2. कैन आई से U2 इज इनिशियल U1 प्लस Q प्लस, बराबर है कि नहीं. ओके, व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, U2 माइनस U1. ओके, बराबर, ये समझा. ये कट डेल्टा U इज इक्वल टू, इसे बोलने का फ्लॉट पता है ना, नाम तो सुना होगा. यस, क्या, हाँ हाँ बता रहा हूँ ना, रुक ना, लिख दो. मतलब वो गैस के वॉल्यूम को बढ़ने से रोक रहा था, नेगेटिव होना चाहिए. प्रेस कर रहे हैं हम लोग, वो देख. अच्छा ओके, मैंने बढ़ाया, कम नहीं किया क्या उसको, सॉरी. इसको कम करो भाई, इसके वॉल्यूम को, डायग्राम गलत बनाई, सॉरी. प्रेशर को बढ़ाया ना, तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया. किधर भी कुछ दिक्कत रहेगी बता देना. हाँ, बाय द वे, इंटरनल एनर्जी समटाइम्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल E, ठीक है, तो वो एक लिख देता है. तो डेल्टा U भी हो सकता है या फिर डेल्टा E भी हो सकता है, ठीक है. बहुत रेयरली बताते हैं डेल्टा E, ठीक है. Number 1, energy is neither created nor destroyed. देखो, it can be converted from one form to another. ना वो जितनी भी Q और W की एनर्जी है, वो हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी. वैसा एनर्जी इज neither created nor destroyed, but it can be converted from one form to another. ये समझा ना, यहाँ पे वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. U2 एनर्जी कंजर्व्ड ही रही, ठीक है. ओके, नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट. इसके बहुत सारे स्टेटमेंट है, हम लोग 2 लिख के खत्म कर देंगे. यस, बताओ. टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल energy of a isolated system, total energy of a isolated system always remains constant. Total energy of a isolated system always remains constant, always remains constant. ठीक है. चलो बे, देखो इंटरनल एनर्जी अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है. रीडिंग, इंटरनल
एनर्जी अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आइसोथर्मल ले ले। सर हर एक चीज के लिए हर एक प्रोसेस। हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर बताओ बे। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, या फिर डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू और डी यू इज इक्वल टू 0। फॉलोड। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर क्वेश्चन आ गया 0 लिख के आ जाना, ठीक है। बाकी कितना भी बड़ा फिर क्वेश्चन होने दो 0। नेक्स्ट, आइसोकोरिक। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 और डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड यहाँ सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और एक ऐड कर दो, फ्लॉट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू या फिर क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये रिलेशन लिखना रहेगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो यहाँ पे W क्या बनेगा बे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी वी पी डी वी, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2, डी वी इज 0 तो W इज 0, समझे। अगर W 0 है, वेरी नाइस, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी, यस डायरेक्ट लिख दो तो एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्यू वी पूरा देख के हो चुका है। क्यू वी मतलब क्यू इज एन सी एन डेल्टा टी, तो क्यू वी इज एन सी वी डेल्टा टी। फॉलोड। हाँ, उसमें फर्स्ट टाइम जब डेल्टा यू को एनसीवी लिखा था तो उन्होंने assume इट इज अ स्टेट फंक्शन। नहीं, अरे देखो बे, डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन। आइसोकोरिक में भी सेम फॉर्मूला, आइसोथर्मल में भी सेम फॉर्मूला, आइसोबैरिक में भी सेम फॉर्मूला, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसी बदले वर्क डन, आइसोकोरिक में साला 0 है बट आइसोथर्मल में माइनस क्यू है। पाथ फंक्शन, पाथ चेंज करने से चेंज होता है, समझा। W एंड Q दोनों चेंज होता है। मैं क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है। बट इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। अगर यहाँ पे ये 0 है आइसोथर्मल और ये आइसोकोरिक है, बट इसमें भी अगर आइसोकोरिक क्लोज कंटेनर में मैंने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो डेल्टा टी अभी भी 0 होगा, तो वापस वैल्यू क्या बनेगी, 0 ही बनेगी। मैं क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है। तो स्टेट फंक्शन का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। और अभी तो हम लोग मतलब वो सोच भी नहीं रहे ना स्टेट की पाथ है, वो फॉर्मूलाज अपने आप वैसे ही आ रहे हैं। यहाँ पे W 0 आया बट वहाँ पे W 0 था क्या, नहीं। बट साला यहाँ पे डेल्टा U 0 आया, यहाँ पे भी डेल्टा T 0 करूंगा तो 0 होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। या फिर फॉर्मूला दोनों का सेम ही है ना, एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, समझा। ओके, नेक्स्ट एडियाबेटिक कर ले, आइसोबैरिक कर लेते हैं। आइसोबैरिक जो रहता है ना, उसमें सबसे ज्यादा सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती है, कोई 0 ही नहीं रहता, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आइसोबैरिक इसमें कुछ डिराइव करने जैसा है ही नहीं, मतलब इसमें एंथैल्पी डिराइव होती है, तो भी एंथैल्पी नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो डिराइव करने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर, ये बताओ भाई, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन सी वी डेल्टा टी, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कभी चेंज नहीं होगा, एन सी पी डेल्टा टी ही रहेगा, ठीक है। सॉरी एन सी वी, हाँ एन सी वी डेल्टा टी ही होगा, सी पी नहीं बनेगा, ठीक है। वर्क डन माइनस, हाँ वर्क डन, इसमें वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम v1 टू v2। p बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी v v2 माइनस v1, डायरेक्ट लिख दूँ तो w इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा v। q का फॉर्मूला बताओ भाई, q एट कांस्टेंट प्रेशर n cp डेल्टा t। q का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या रहता है, n cn डेल्टा t, बट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बनेगा, n cp डेल्टा p, बिकॉज इट इज अ पाथ फंक्शन। यहाँ पे देखो, हाँ तो बार बार मैं जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि रिवाइज होते रहे और कुछ नहीं, ठीक है। ये अब भी थोड़ी देर पहले हीट किया था, नहीं होगा क्योंकि इट इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा यू आइसोकोरिक में जो है वही आइसोबैरिक में और वही आइसोथर्मल में, किधर भी फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्सल या फिर स्टेट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बट क्यू के फॉर्मूलाज अपने आप चेंज होते ही जाते हैं। वो सी एन है, जो सी एन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर पे चेंज हो रहा है। सी एन क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया तो सब में वॉल्यूम। क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं समझा। फॉर्मूला NCN डेल्टा टी है ना, NCN डेल्टा टी है। हाँ तो हम CV से लिखते हैं कि एक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, Constant। मतलब सब में ले रहे हैं कांस्टेंट। किसके लिए बोल रहे हो तुम, डेल्टा यू है क्यू, मुझे एक बार डेल्टा यू के लिए बोल रहे हो। हाँ NCV डेल्टा टी, फॉर्मूला हाँ NCN डेल्टा नहीं NCV डेल्टा टी फॉर्मूला डेल्टा यू का, मैंने NCN कभी लिखा ही नहीं है। हाँ वो क्यू का फॉर्मूला है। ओके अब तो ये यहाँ पे QP एंड W, ठीक है। एंड अपना एक फॉर्मूला तो हमेशा रहने ही वाला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वो कभी चेंज नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों के एडिशन करके जो आंसर आएगा वही आंसर इससे भी आने ही वाला है, कभी नहीं चेंज होगा। यस ठीक है। लास्ट आइसो, सॉरी आइसो नहीं, एडियाबैटिक। यस तो फोर्थ वन इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक इज कांस्टेंट हीट। तो कांस्टेंट हीट, यस कांस्टेंट हीट, तो Q इज इक्वल टू 0 या फिर DQ इज इक्वल टू 0, थोड़ा भी चेंज नहीं होता, समझ में आ रहा है। डेल्टा U इज इक्वल टू W, वेरी नाइस, विच इज इक्वल टू डेल्टा यू का फॉर्मूला भी W के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो। W का यूनिवर्सल फॉर्मूला तो है ही, हाँ अब Q 0 है तो डेल्टा U इज इक्वल टू W, तो डेल्टा U का भी फॉर्मूला भी W के लिए इसमें अप्लाई होगा। तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे आने वाला समझ में आ रहा है। इन अंडर एडियाबैटिक कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर W। तो एडियाबैटिक में ओनली इन एडियाबैटिक कंडीशन W इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, बाकी किसी में भी होगा क्या, फॉलो कर पा रहे हो। मैं और ऐसे 2-3 बार तो ये करते रहूँगा, ठीक है, उसके बाद भी नहीं आया तो बस ठीक है। हाँ नहीं, ये मैंने बताया था ये पाथ फंक्शन है तो इसके आगे डेल्टा नहीं लगाते, वैसा फिजिक्स में लगा देते हो तुम क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रिवर्सिबल है। क्या वही बोल रहा हूँ, पाथ फंक्शन को हम लोग डेल्टा यूज नहीं करते, स्ट्रेट फंक्शन का डेल्टा यूज करते हैं। ओके इधर तो कोई दिक्कत, ध्यान दो। मैं तो CV can also be written as NR gamma minus 1 T2 minus T1, अब B लिखा था, तो ये भी एक्सप्रेशन एडियाबैटिक कंडीशन में W के लिए करेक्ट है, ठीक है, समझा। हाँ वैसा आ सकता है। यस कल हुआ है ना रे, कल ही पेपर हुआ है तुम लोगों का। MSQ मल्टीपल 2024 में, ठीक है। इसमें मतलब ये भी क्वेश्चन मैंने खुद ने ओपन किया, मुझे खुद को सोचने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज रहते हैं, खुद को सोचना पड़ता है कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इज 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर कंप्रेस्ड, चलो आर क्यों लिखा है क्या पता, आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम 60 liters to 20 liters,
यूजिंग कांस्टेंट प्रेशर है यूजिंग कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है साला। हीट एक्सचेंज्ड Q for the compression is, अबे यार और इजी कर दिया है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो भी बता दिया सालों ने, लेगा इजी है भाई, इजी है। मुझे लगा था थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ट्राई करके देखो, देखते हैं। ये इन्होंने कोई भी किसी भी क्वेश्चन के लिए आउट ऑफ सिलेबस बट गुड टू सॉल्व करके दिया है लगता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो इसमें से मुझे याद भी नहीं आ रहा है कुछ किया है ऐसे काम। हाँ ओके, ये इसका आंसर है 200। जिन लोगों को नहीं समझा देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब क्या, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो हाँ, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा यू एनसीपी डेल्टा टी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बहुत सी बार ये इतना बड़ा क्वेश्चन देखे, 2019 में से क्वेश्चन आया हुआ है, इतना सब कुछ देके एंथैल्पी पूछी थी जिसका फॉर्मूला भी एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा टी 0, वहाँ पे आंसर 0 था। समझ में आ रहा है इतने बड़े क्वेश्चन में? मैंने क्या बोला समझा? मतलब इसमें ही वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस रिएक्शन या फिर इन दिस प्रोसेस, तो वो 0 आता, 0 टाइप करके आना था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया है क्योंकि अब ये 0 हो गया तो वी कैन से दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, एंड अपने को फॉर्मूला पता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम v1 टू v2, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, समझा? p को बाहर निकालने का, तो p v2 माइनस v1, समझा? इंटीजर टाइप में माइनस आंसर भी आया होगा तो भी प्लस करके ही लिख के आना है, इतना एक रूल याद रखो। ठीक है, समझा मैंने क्या बोला? इंटीजर टाइप में माइनस, तो वो मेरी गलती नहीं है, इधर ध्यान दो बे, अभी मैंने बता दिया ना। अच्छा मैथ्स में तो मेरी बिल्कुल गलती नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वहां पे आंसर प्लस में ही लिख के आने हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि वहां पे कैल्सी पे मतलब वो टाइपिंग में माइनस टाइप ही नहीं होता, कितना भी टच करोगे ना उधर टाइप ही नहीं होगा। ठीक है, अभी इधर तुम लोगों ने लिखा होगा तो भी गए -1, ठीक है, बट अभी याद रखो। चलो बे, हाँ होता है ज्यादा रो मत इधर, बस 20 माइनस 60, रुको बे, कंप्रेशन हो रहा है ना, तो 20 माइनस 60 क्या पका रहे हो तुम लोग बे? कंप्रेशन में वर्क डन इज पॉजिटिव, एंड यहाँ पे हम लोग हीट ढूंढ रहे हैं जो कि माइनस ऑफ वर्क डन है, तो इट विल बिकम नेगेटिव, नेगेटिव आंसर आएगा। गलत मत मुझे बताओ। 5, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा आंसर गलत नहीं बोल रहा हूँ सालों, बट यहाँ पे जो आंसर आएगा वो -200 लीटर एटमॉस्फेयर। चलो अच्छा हुआ, तो यहाँ पे अभी मैंने +200 ही डाला था, देख लो मैं किधर गया वो क्वेश्चन साला। हाँ मिल गया, हाँ वही तो, इसलिए तो बता रहा हूँ। तो इधर 200 चेक आंसर करेक्ट, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आंसर -200। समझा मैंने क्या बोला? तो इंटीजर टाइप में आंसर प्लस में आए माइनस में आए, तुम लोगों को सिर्फ आंसर लिख के आना है, नंबर लिख के आना है, प्लस माइनस नहीं, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, 20 फाइनल था, इनिशियल 60 था, 20 माइनस 60 माइनस 40। अरे तो मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ नंबर लिखने रहता है, नंबर, साइन नहीं लिखनी रहती वैसा, ओके। चलो भाई
ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इन एडियाबेटिक कंडीशन, ये पढ़ा नहीं है ना हम लोगों ने, आई होप नहीं पढ़ा है। ऑप्शन ए Q इज इक्वल टू 0, चलो ऐसे लिखते हैं, Q डेल्टा टी, रुकना बे, एंड W A B C D, Q इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, रुक बे, नॉट इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। चलो देखेंगे, आगे आंसर ए देखो, पहली बात यहाँ पे एलिमिनेट करते जाना है अपने को, ठीक है। अब एलिमिनेट करते जाएंगे तो पहली बात तो सी एलिमिनेट हो गया Q के लिए, डेल्टा टी में डेल्टा टी विल नेवर बी इक्वल टू 0 इन एडियाबेटिक प्रोसेस, Q ही 0 रहता है, ये दोनों में अपने को भी पता नहीं है, समझा। तो A और B के लिए तुम लोगों को W देखना है, समझा। तो एडियाबेटिक में वर्क डन 0 ऐसे कंपलसरी नहीं है, कौन सा बचा, समझा। एलिमिनेट कैसे करना था, बस एक एक एलिमिनेट करते जाना था, उससे आंसर आ जाता, समझा। ए देख, टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे टेम्परेचर कम भी हो सकता है एंड नॉट इक्वल टू 0 मतलब बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो ए और बी में टेम्परेचर दोनों करेक्ट था, ए और बी में क्यू भी दोनों करेक्ट था, डब्ल्यू अपने को देखना था, समझा, पक्का, ओके। हाँ जी 2024। अब चलो भाई जेई का और एक क्वेश्चन है, तुम लोग कर पाओगे ना ऐसे सारे क्वेश्चंस। ये आप देखते भाई कौन आंसर दे पाते हैं। टोटल वर्क डन, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर इन किलोपास्कल। टेन 30 10 30 टोटल वर्क डन इन, तो वर्क डन आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सब जन ध्यान देंगे। हाफ इंटू बेस कितना है अपना 20 किलो पास्कल का है। तो देखो भाई पहली बात 1 किलो पास्कल is 1000 Pascal and Pascal can be written as Newton per meter square. तो 20 into 1000 into Newton per meter square चलेगा, into हाइट कितनी है 20 लीटर्स की है, 20 लीटर की है, समझ में आ रहा है। डेसी मतलब 10⁻⁻1, लीटर इज नथिंग बट डेसीमीटर, अगर नहीं पता होगा, ठीक है। तो डेसी मतलब 10⁻1 का क्यूब क्या बनेगा 10⁻³ इंटू नहीं क्या इसका यूनिट मीटर क्यूब, -3 + 3 कट हो गया, मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर कट हो गया, न्यूटन मीटर इज जूल्स, क्या आया 20 × 20 400 का आधा, आंसर क्या आएगा 200 न्यूटन मीटर विच इज नथिंग बट जूल्स। At constant pressure of 1 atmosphere, at constant pressure of
1 atmosphere, 64 grams of oxygen gas is compressed from 10 liter to 5 liter, followed by heating during which its temperature increases by 50 degrees Celsius. Find internal energy change. Hello? नहीं ना, प्रेशर भी चेंज कर रहा है और वॉल्यूम 2 स्टेप में जा रहे हैं ना। हाँ ओके, वो तब होगा जब गैस लॉज में यूज़ करता। हाँ हाँ ओके, नहीं मत मुझे एक्सप्लेनेशन देने पे मजबूर मत करो, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन का प्रेशर चेंज 5 लीटर टू 10 लीटर एक किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम पे होगा, सॉरी किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा, उसके बिना हो ही नहीं सकता PV = NRT यूज़ करके। तो मैंने कंसिडर किया ही नहीं है कितना है क्या है, तो नहीं, वो डायरेक्ट नहीं यूज़ होगा। यहाँ पे तुम लोगों को Q+W करना है, डायरेक्ट यूज़ नहीं हो पाएगा। तुम जो बोल रहे हो ना, वो प्रॉपर गैस लॉज यूज़ करके अगर मैं क्वेश्चन बनाता, जो मैंने बनाया नहीं है, ना ही किसी बुक में बनाया हुआ रहता है, तो अप्लाई हो सकता है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप Q और W अलग अलग से निकालो, ऐड करो वैसे वाले, बट मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, वो बाद में करा दूंगा। हाँ ओके, देखते हैं। अच्छा तुम लोग कैलोरीज में निकाल रहे हो ना? 3423 डिवाइडेड बाय 4 705 Q+W करके ओके, ठीक है, देखते हैं, रुको। देखो बे, पहली बात W, ध्यान दो बे, W = 1 इंटू कंप्रेशन कर रहे हैं ना बे, तो 5, हाँ मतलब चलेगा, ठीक है, -5, ठीक है। तो ये हो गया 5 लीटर एटमॉस्फेयर। पहले तुम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में, ये बनेगा 506.5 जूल्स। फिर बाद में इसको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, घर पे जाके देखना, तब जाके ये कैलोरीज में कन्वर्ट होगा। हम लोग कैलोरीज में आर ले रहे हैं ना बे, पहली बात। हाँ तुम लोग रॉन्ग हो, हाँ तो तुम लोग रॉन्ग, बराबर। अब इतना समझा क्या? W लीटर एटमॉस्फेयर में आया, लीटर एटमॉस्फेयर को 101.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, वो जूल्स में कन्वर्ट होता है, जिसे 4.2 से डिवाइड करोगे तो कैलोरीज में कन्वर्ट होगा। हाँ बराबर, लास्ट टाइम पढ़ाया नहीं था ना बे? अबे लास्ट टाइम पढ़ाया था यार, आपने दिया तो हम लोग को पता चल रहा है। नहीं ये एग्जाम में ये सब नहीं आएगा बे। अभी ऊपर वाले में थोड़ी ना था, जूल्स वाले में कि 1 किलो पैस्कल इज, हाँ तो वो भी ये नहीं दिया रहेगा। यूनिट कन्वर्जन एग्जाम में नहीं देते, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स देते हैं, ठीक है। तुम लोग कुछ भी मांगोगे, ऐसे नहीं चलता। नेक्स्ट Q, NCV डेल्टा T, N की वैल्यू 2, CP ना, सॉरी हाँ CP आइसोबैरिक है ना, 7R/2, R की वैल्यू 2 इनटू डेल्टा T 50, 2 कट 100, ये हो गया 700, समझा? तो 700 कैलोरीज प्लस दिस मच। फाइंड डेल्टा U when (8 gram of helium gas is
heated isobarically from 27 degrees Celsius to 327 degrees Celsius in joules. तो जूल्स में R की वैल्यू जो रहती है 8.314 जूल पर मोल, हाँ, जिसे तुम लोग अभी लोगे 25/3, तो 3 और 300 का डिफरेंस कट हो जाएगा, समझे? ओके, हाँ हाँ, यस, कुछ नहीं इसमें अब और कुछ दिया ही नहीं ना, क्योंकि डेल्टा टी दिया है। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें क्यू डब्ल्यू ऐसा कुछ है ही नहीं ना, समझ में? इसमें सिर्फ डेल्टा टी दिया है और मोल्स दिया है। वैसे 50,000 कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, चलो भाई, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या यूज किया? एन सी वी डेल्टा टी। ए सुनो बे, अगेन हमेशा अमोघ डेल्टा यू का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी ही है। वो एन सी पी डेल्टा टी होने वाला है क्या? इट इज अ स्टेट फंक्शन, यूनिवर्सल फॉर्मूला। ये समझ में आ रहा है कुछ? डेल्टा यू का फॉर्मूले, डेल्टा यू के सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज है, एन सी पी डेल्टा टी और दूसरा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, खत्म। इसका और कोई फॉर्मूला वैलिड है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे Q और W की बात ही नहीं हो रही है, हम लोगों को डायरेक्ट डेल्टा U निकालना है और डेल्टा T दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स 2, CV फॉर हीलियम गैस 3 R/2, समझे? इनटू 300, ये कट ये कट ये कट ये कट हो गया ना बे, 25 तो 75 100 जूल्स, एज सिंपल एज दैट, समझे? ये चुप रहे, कुछ नहीं, रुको जरा शांति। सर हमने जब यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने डेल्टा यू का डेरिवेटिव मतलब कंपैरिजन किया, तो यहाँ पे हम लोग उसको क्यू से इक्वेट करेंगे, इसलिए सीवी लिखा होगा। डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा सीवी ही है। तो यहाँ पे हमने सीवी क्यों लिखा था? मुझे क्या पता, तुमने गलत लिखा है। नहीं, मतलब डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, राइट? मैंने ऐसा कुछ लिखा दिया नहीं, तुमने वो गलत लिखा है। चलो नेक्स्ट, ये ध्यान दो बे। अब हेडिंग लिखो एंथैल्पी। चलो चलो फटाक से, हाँ ध्यान दो, एंथैल्पी H, ठीक है? एंथैल्पी इज ऑल्सो रेफर्ड एज टोटल एनर्जी। ध्यान दो, एंथैल्पी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज टोटल एनर्जी, मतलब जो इंटरनली एनर्जी प्रेजेंट है वो तो है, प्लस देखो भाई, किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक वॉल्यूम बना के रखने के लिए कंटिन्यूसली ना भाई, एक गैस अगर मैंने बलून में भर दी और वो बलून को एकदम टाइटली बंद कर दिया, जिंदगी भर मतलब उसमें से कोई गैस बाहर निकलेगी नहीं, ऐसे मैंने उसको एकदम अच्छे से पैक किया, तो भाई वो कभी भी उस बलून का वॉल्यूम कम ज़्यादा होने वाला है क्या? तो कंटिन्यूसली वो गैस वो बलून को स्ट्रेच करके ही रहेगी, समझ में आ रहा है? मतलब उतना वॉल्यूम उसने कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखा है एट अ सर्टेन प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। फ्रिज में डालूंगा, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बट अगर 1 एटमॉस्फेयर पे इस रूम टेम्परेचर पे मैंने एक गैस बलून में भरी, तो बलून का वॉल्यूम कभी भी चेंज होगा क्या?
कंडीशन अप्लाइड कि मैंने उसको एकदम मस्त में ऐसे सील पैक करके रखा है, कभी कुछ गैस बाहर निकल ही नहीं रही है, समझ में आ रहा है। तो वो उतना वॉल्यूम कंटिन्यूसली मेंटेन रखने के लिए, उस बलून को उतना स्ट्रेच करके रखने के लिए भी कुछ तो एनर्जी यूज हो रही है ना भाई, समझ में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी या फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की एनर्जी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ, ध्यान दो भाई, टोटल एनर्जी या फिर एंथैल्पी इज द एडिशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, समझा। एक स्पेसिफिक प्रेशर पे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम मेंटेन रखने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको ऐड करने के बाद अपने को मिलती है एंथैल्पी। नो डाउट। नाउ कैन वी फाइंड आउट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ यू? तो कैन वी फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एच? वी कैन फाइंड, ये बताने की जरूरत है मुझे अभी वापस, ये लिख के देने की जरूरत है, ओके। चलो अब इसके डेफिनेशन लिख दो। इट इज द एडिशन ऑफ, एंथैल्पी इज द एडिशन ऑफ enthalpy is defined as, okay, is defined as total energy of the system, total energy of the system, which is addition of internal energy and प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। ये समझ पा रहे हो? तुम लोगों ने किसी गैस को कंप्रेस करके रख दिया तो एक पॉइंट के बाद, एक स्पेसिफिक प्रेशर के बाद वो रुक जाती है ना बे, मतलब वो अभी कंटिन्यूसली उतने हाई प्रेशर पे भी, मतलब उसको मैंने कंप्रेस किया कुछ प्रेशर लगा के, तो उस हाई प्रेशर पे भी उतना वॉल्यूम तो कंटिन्यूसली मेंटेन रखेगी। कभी जीरो हो जाता है कि कोलैप्स हो जाती है कि गैस? नहीं, ऐसे थक गई बेचारी और ऐसे रुक गई भाई, ऐसे नहीं होता। वो कंटिन्यूसली उतने प्रेशर पे उतना वॉल्यूम मेंटेन रखेगी, उतनी एनर्जी वो यूटिलाइज करती रहेगी, ठीक है। या फिर उसके पास उतनी एनर्जी पहले से है। ये तो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हाँ, गैस एस्केप हो सकती है, हाँ, बट अगर अंदर है तो वो उतना वॉल्यूम मेंटेन रखेगी, ठीक है, ओके। तो U इज इक्वल टू क्यू, सॉरी डेल्टा H इज इक्वल टू U प्लस PV। नेक्स्ट, कैन वी फाइंड U? नो। कैन वी फाइंड H? नो। बताने की जरूरत है? नहीं, ओके। चलो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो लिखना स्टार्ट करो। कंडीशन 1 मतलब स्टेट 1 एंड स्टेट 2, ठीक है। स्टेट 1, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, यहाँ पे H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। यस, फाइनल माइनस इनिशियल H2 माइनस H1 कर दूं, ओके। H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 है। मैंने एक स्टेप स्किप कर दी, मैंने डायरेक्ट वो सेम मेरे फंक्शंस एक जगह पे ला दिए, चलेगा ना? मतलब भाई U2 प्लस P2 V2 माइनस करना था, वो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट कर दिया, चलेगा ना? ओके। क्या आएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस डेल्टा PV। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में लिखा हुआ था फॉर्मूला, चाहिए तो देख लेना बाद में, ठीक है। यस, डेल्टा H अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद मैं रोक दूंगा। अरे अभी तुम लोगों को अबे पागल है, रुको ना बे, अभी तुम लोगों को पता है क्या कर रहे थे हम लोग, 4 ही प्रोसेस है, फटफट होगा सच्ची, ठीक है। हमारे जज की कसम। 2 है, दूसरा कौन है बे? अच्छा तू भी है, अच्छा नहीं तेरी नहीं, जश मोदी की कसम, ठीक है। अब देखो बे, आराम से ही करूँ, ठीक है, चलेगा ना? ऐसे 2 बजे तक लिया तो भी, अरे जश की कसम खाइए, समझो तुम लोग समझ नहीं रहे हो। अब चलो बे, डेल्टा H अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस। चलो भाई जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं हो रहा होगा तो आधे में ख़त्म करके भाग जाएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं, अपने को घाई नहीं है। रुक बे, लेट्स स्टार्ट विद आइसोबैरिक।
क्योंकि आइसोबैरिक में अपने को डेल्टा एच का दूसरा फॉर्मूला पता चलेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ओके। अब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, ध्यान देंगे पे, यस। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, डायरेक्ट बाहर निकलूंगा चलेगा, तुम लोगों को पता है ना ये। तो पी डेल्टा वी, समझ में आ रहा है। और केमिस्ट्री लैब में सबसे ज़्यादा कांस्टेंट प्रेशर की रिएक्शंस होती है। कांस्टेंट प्रेशर मतलब ओपन कंटेनर, पता है ना बे। आज ही सुबह में मैंने 2 एग्जांपल्स लिए थे, एक ओपन कंटेनर का और एक क्लोज कंटेनर का। जब हीट कर रहे हैं तो गैस बाहर निकलेगी तो प्रेशर क्या रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। बट अगर प्रेशर मतलब लिड लगा दी तो प्रेशर बढ़ता था, समझ में आ रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब ओपन कंटेनर। और ज़्यादा करके हम लोग किस में करते हैं, ओपन कंटेनर में रिएक्शन करते हैं, नहीं ओपन में ही करते हैं। साला अगर कांच के बर्तन में प्रेशर जनरेट होगा फट जाएंगे ना बे, इसलिए, ठीक है। तो ज़्यादा करके यही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इधर क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करेंगे, चलो हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, डायरेक्ट लिख दूंगा चलेगा, वापस डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। Q इज इक्वल टू, हाँ वेरी नाइस। तो ओवर हियर Q कैन बी कॉल्ड एज QP which is NCP delta D followed, okay, and delta U is equal to Q plus W. Q can be called as QP, okay. Delta U is equal to QP minus P delta V, ये दिख रहा है क्या ऊपर? तो QP is equal to डेल्टा U प्लस P डेल्टा V दिख रहा है, तो QP इक्वल डेल्टा है। वेरी नाइस। ये देखो पे, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है। डेल्टा एच इज इक्वल टू QP, समझा। एंड QP का फॉर्मूला क्या रहता है, NCP डेल्टा D। तो देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP डेल्टा D, हेंस प्रूव। सेकंड स्टेप में खत्म कर, मतलब वो Q W खाली ऊपर रख देंगे, डेल्टा U माइनस W व्हिच इज आल्सो इक्वल टू QP। हाँ वैसे भी चलता है, ऐसे कुछ वही हो गया। हाँ, मेरे को ऐसे ही करना था बट अब देखो भैया, अब तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू QP, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP डेल्टा T विच इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला, ठीक है, ओके। ठीक है, आइसोथर्मल डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये स्टेट फंक्शन हाँ हाँ स्टेट फंक्शन है, यस। डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। ये आइसोथर्मल अभी वापस लिखने की जरूरत नहीं है ना। डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, खत्म, ठीक है। डेल्टा U इज ऑल्सो इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू माइनस W। वापस लिखू पूरा कि चलेगा, चलेगा ना, ओके बोलो। ये फॉर्मूला सिर्फ आइसोबैरिक में यूज होता है? नहीं, सब में यूनिवर्सल फॉर्मूला। फर्स्ट लेक्चर में मैंने यूनिवर्सल फॉर्मूला एक जगह पे लिख के दिए थे, वो हर जगह पे किधर भी कैसे भी अप्लाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनसे ही सब कुछ डिराइव कर रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है, ओके, यस। अब आइसो कोरिक, ओके, आइसोकोरिक में क्या होगा, डेल्टा एच, वेरी नाइस, इज इक्वल टू डेल्टा ए, कैसे पे, डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी, ठीक है। नहीं नहीं और कुछ नहीं करना है, बस हो गया। हाँ बाकी सब मतलब आइसोकोरिक में 0, W इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, तो वहाँ पे क्यू वी लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, बट डेल्टा यू इज क्यू वी अपने को पहले से ही पता है, सेम ही डिराइव होगा ना, ठीक है, ओके। एडियाबेटिक कुछ नहीं साला, वही फॉर्मूला। एडियाबेटिक सब कुछ चेंज हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकता है। प्रेशर वॉल्यूम चेंज करते बैठने के बदले मतलब वो तो कर ही सकते हैं, मतलब डेल्टा एच का फॉर्मूला पहला ओरिजिनल डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी और डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP
डेल्टा टी, ठीक है? एनी डाउट? So with this we'll stop here till then. Next time, bye bye. चलो bye. ए डाउट कुछ मत कर